चाहिए। ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। समान नागरिक संहिता ये भाजपा का मुद्दा और उससे पहले जनसंघ का मुद्दा था। यानी ये एक ऐसा मुद्दा जो धारा 370 की तरह, राम जन्मभूमि का मुद्दा भी जब जनसंघ के समय का नहीं, भाजपा उसमें तब आई जब वो भाजपा के अवतार में थी, तब वो उसमें आधिकारिक तौर पर राम जन्मभूमि के मुद्दे को उसने चुना, अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया। लेकिन समान नागरिक संहिता उसके एजेंडे में जनसंघ के समय से, आरंभ से, धारा 370 का उन्मूलन कश्मीर से और देश में एक कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। वाजपेयी जी की सरकार रही, लेकिन तब भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं था, गठबंधन पर आधारित थी, तो स्वाभाविक ये जो 3 कंटेंशियस इश्यूज थे, अयोध्या, कॉमन सिविल कोड और 370, इन पर कुछ हो नहीं सकता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई और जैसे ही वो कंफर्ट जोन में आई, वैसे ही उसने अपने 2 बड़े वादे पूरे कर दिए, अयोध्या पर और ये धारा 370 पर। तो क्या आपको लगता नहीं कि अब वो समय आ गया कि जिन मसलों पर तू मैं करते हुए 2/3 शताब्दी गुजर गई, उन मसलों को अब समाधान पर ले जाएं और आगे के लिए ये सब विंडो बंद हो जाए, लड़ाई झगड़े की, मुकदमेबाजी की, एक वेल ड्राफ्ट कानून सबके लिए जो भारत में जन्मे उस पर लागू हो जाए। तायरा संजय। हाँ, देखिए अमिताभ जी, मैंने बहुत सी चीजें आपकी मैं नहीं सुन पाई, आवाज कट रही थी, लेकिन कॉमन सिविल कोड ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी का लाया हुआ एक वो है। ये ख्वाब तो संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देखा था, और उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में, जब नेहरू जी नहीं पास करवा पाए थे इसको कुछ वजूहात से, तो उन्होंने आजाद हिंदुस्तान में पहले लॉ मिनिस्टर ने रिजाइन भी किया था। तो मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड का एक मसौदा आ जाए, ये सभी, मुझे खासकर लगता है कि औरतों के लिए ये बेहतर इसलिए है कि सभी जाति धर्म, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई हो, उनको बराबर से अधिकार होगा, एक्सेस होगा राइट्स पे उनके, एडॉप्शन, तलाक, मैरिज और प्रॉपर्टी राइट होगा उनको। ऐसा नहीं होगा कि तायरा जी, ये मसला बिल्कुल, ये मसला इसलिए चिंताजनक हो जाता है क्योंकि भारत में कोई काम इतनी शांति से हो जाए तो फिर नाक नहीं कट जाए। हमारे दोस्त हैं, तो ऐसे एक से सवाल सुनिए, अरे रुको भाई, मेरे सवाल सुनिए। हाँ। हमारे दोस्त है सुफियान निजामी जी, इस्लाम की एक बड़ी स्कूल, हाँ सब भी जानते हैं, इस्लाम के एक बड़े स्कूल से जुड़े हैं वो। आज मैं उनको सुन रहा था कि भाई देखें ये क्या कह रहे निजामी भाई, वो कह रहे कि जी अभी और जरूरी मसलात हैं, पहले उनको हल कर लो। मेरे मन में आया कि इनको टेलीफोन लगाऊं कि वो 75 साल में हल नहीं हो पाए तो आगे 200 साल तक हल नहीं होंगे, इसलिए कॉमन सिविल कोड भी टालते रहो। कैसे कैसी तर्क ले आते हो भाई? रोहित जी, आप इसके पक्ष में खड़े हैं ना? अमिताभ जी, देखिए पक्ष में तो हम खड़े हैं, लेकिन इसमें इफ एंड बट बहुत सारे। अरे कैसे? और जो इफ एंड बट, अब समस्या ये है कि आपके विश्लेषण के बाद आदमी के पास रह तो जाता नहीं कहने के लिए, क्योंकि आपने तो पहले ही धराशायी कर दिया ये कह के कि साहब 150 करोड़ लोग जब एक जैसा बोलेंगे तब हम ये करेंगे। तो ना वो 150 करोड़ बोलेंगे। तो अब जब मैं इफ एंड बट बताऊंगा तो रोहित बाबू एक बात कहें, निवेदन, एक सेकंड के बाद, मैं किसी चीज को अपने आप इवॉल्व नहीं करता है। 20 साल से, सुनिए एक बाबू, बस 1 मिनट, 20 साल से मैं कह रहा हूं जनसंख्या पर कुछ ठोस कानून बने, ठीक क्या? 20 साल पहले जो मौलाना मेरे साथ आते थे
वो भी यही कहते थे कि नहीं, जनजागरण होना चाहिए। अमिताभ जी, हम लोग जनजागरण करेंगे। आज भी मैं डिबेट रख लूं फिर भी उन मौलाना के लड़के आएंगे, अब वो तो शायद नहीं बोल पाएंगे, तो लड़के आएंगे वो भी यही बोलेंगे कि नहीं हम लोग जनजागरण करेंगे। तब मैं नाराज होता हूं, मैं कहता हूं अभी तक क्या घास छीन लेते सब लोग मिलके? अभी तक क्यों नहीं किया जनजागरण? क्यों नहीं किया जनजागरण 75 साल में? आप ये क्यों नहीं कहते? आप चीज को टालना चाहते हैं। ये बौद्धिक बेईमानी है भाई। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो दोस्त, या तो इस पार खड़े या उस पार खड़े। अब डर भी लग रहा है कि लोग लानत मलानत भेजेंगे हमको, तो बोले गुरु ऐसा पेच फंसा दो कहीं कि सारे प्राणियों में सद्भाव होगा, धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। अमिताभ जी उस दिन कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या बात करेंगे। आप जानते हो कभी नहीं होगा। आर के मिश्रा जी, आप पर विपक्ष एक आरोप यह भी लगा रहा है कि भाई आपकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक होती है। क्या? आप मुद्दा तो ठीक लाते हो, अब उसकी तो ज्यादा आलोचना नहीं हो सकती। मान लो इसकी ज्यादा आलोचना कैसे करें? अब भारत शिक्षित भी है, ज्यादा आलोचना से बाउंस बैक करता है। तो लेकिन ये रहता है कि भाई अब लोकसभा का चुनाव है चूंकि, और उससे पहले लोकसभा के चुनाव से पहले 9 या 10 राज्यों में चुनाव होना है। क्या? तो आपने ये कॉमन सिविल कोड का मामला जारी कर दिया और महीने 15 दिन में उसका ब्लूप्रिंट पब्लिक डोमेन में लाने वाली है भारत सरकार। मिश्रा जी, यही बात है क्या भैया? अमिताभ जी, देखिए मैंने सारा चीज अभी सुना जी। सभी आपका तो विश्लेषण बहुत ही बेहतर था। निश्चित तौर पर जहां पर हम लोगों के पास जो अनुभव की कहीं पर कमी थी वो आपने बिल्कुल अनुभव को अपडेट कर। जब न्यायालय, संविधान सब कुछ इस चीज को जरूरत महसूस कर रही है, तो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर में एक पर्दा डालना ये कहां से सही लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मान लीजिए 70 साल या 75 साल हो गए, आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश की स्वतंत्रता का, और हम अभी भी जो है सो कॉमन सिविल कोड के ऊपर में चर्चाएं कर रहे हैं, न कि उसको लागू करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। कॉमन सिविल कोड को जितनी प्रतीक्षा भारत में नहीं करनी चाहिए थी, उससे ज्यादा प्रतीक्षा हो गई, और ये हर प्रतीक्षा मेरे और आपके आंगन की बच्चियों के सपनों को तोड़ती है। नेहरू जी जब लाए, और ये क्यों, मैं और पीछे चला जाता हूं, मानसिकता में हो थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन हर समय में कुछ ना कुछ अवरोधक ताकते रहीं। एक दौर था अंग्रेजों के समय का, सोचिए रोहित बाबू, अंग्रेज प्रैग्मेटिक थे, थोड़ा प्रगतिवादी थे क्या? बाकी से उनमें 100 कमियां थी, लेकिन वो धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते थे। हाँ, ना, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था कि मुसलमान हिंदू, तो राजनीतिक तौर पर फिर उन्होंने जब जाने को हुआ तो हिंदू मुस्लिम लड़ा दिए। उन्होंने कहा कि भाई बेटी की शादी की उम्र थोड़ी बढ़ाओ। क्या? उस वक्त तो फ्री फॉर ऑल थी। क्या? 2 साल वाली से भी कर लो, चाहे 1 साल वाली से भी कर लो। क्या? तो आयु वर्ग मुझे याद नहीं आ रहा, तो मालूम विरोध का स्वर कहां से आया था? क्या? मैं नहीं कहता वो उनके 99 काम कोहिनूर जैसे, लेकिन उस वक्त वो भी अड़ गए, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि नहीं, लड़की की शादी की उम्र मत बढ़ाओ और तय भी मत करो। क्या? मामला गड़बड़ हो जाएगा। मालवीय जी गलत साबित हुए। हमको कहने में कोई संकोच नहीं, हमारे पुरखे हैं, हम उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, भारत के रत्न हैं, लेकिन जो गलत है सो गलत है। मेरे बाप ने किया तो भी गलत, मेरे बाबा ने किया तो वही गलत, और दूसरे के बाप और बाबा ने किया तो भी गलत। ये जान लीजिए, इसमें मुरब्बत नहीं। मैं कह रहा हूं मालवीय जी की बात गलत थी, समय बता रहा है। आज हिंदुओं में 4 शादी करो चाहे 40 करो, कहीं को रोक टोक नहीं थी। जवाहरलाल जी किन्हीं परिस्थितियों में राजनीति छोड़ दीजिए कांग्रेस की, लेकिन आया ना। और अगर हिंदू कोड बिल नहीं आया होता त्रिपाठी जी, तो पंडित जी की किताब की रॉयल्टी
और आनंद भवन का कुछ हिस्सा जो ट्रस्ट को नहीं गया था वो इंदिरा गांधी के नाम नहीं होता। पता है ना ये बात क्या? तो जब इंदिरा गांधी को राहत मिली तो ननकू की बिटिया को कितनी राहत मिली होगी, इसका अंदाज तो लगाओ। है ये वही हिंदू कोड बिल है। और मैं तो कहता हूं उसी समय मुस्लिम कोड बिल आ गया होता, तायरा जी झंझट ही खत्म हो जाता, देश कितना आगे निकल गया होता। जब 87% 88% जनसंख्या के फेनेटिक लोग कुछ नहीं कर पाए, तो उस समय 12-13% जनसंख्या के कुछ मौलाना अगर बवाल करते भी तो क्या कर लेते? गले में जब तक ताकत रहती चिल्लाते, फिर सो जाते घर जाके। क्या कर लेते? और आज 370 हटा तो क्या हो गया? हिंदुस्तान की संसद ने मुसलमान की बेटी को उस पाप से, उस जलालत से मुक्ति दिलाई कि नहीं दिलाई? 3 तलाक के नाम पर जो हो रहा था, बोले चाहे गर्म क्यों हो 3 तलाक, बोले चाहे ठंडी क्यों हो 3 तलाक, मजाक बना के रख दिया। ताहिरा जी एक बार थी मेरे साथ बहस में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो मैंने कहा था मुस्लिम लोगों से, रोहित अग्रवाल, मैंने कहा था मौलाना बन के मत सोचो, बेटी के बाप बन के एक बार सोच लो, इस 3 तलाक के बिल के साथ खड़े हो जाओगे तुम। कौन बाप ऐसा चाहेगा कि उसकी बेटी छोड़ दी जाए सड़क पर? एक छोड़ 4-4 पे आ रहे हो। इस्लाम मैंने पढ़ा नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। पैगंबर साहब ने किस लिए इस बात की व्यवस्था के लिए अनुमति दी थी कि ज्यादा शादी कर सकते हैं आप एक से? उसके पीछे का कारण कितना पवित्र था, कितना महान था। आप किस लिए कर रहे हो? अच्छा हुआ लोगों ने कहा मोदी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ नहीं हुआ, देश साथ है, काहे की कीमत चुकानी पड़ेगी भैया? बाकी काम अच्छे बुरे भाजपा करेगी, उसका खामियाजा या लाभ भुगते अलग, लेकिन जो अच्छे इस ढंग के सामाजिक सुधार के काम है वो अच्छे हैं। हिंदू कोड बिल लाए पंडित जी तो राजकीय ना इतने वर्ष कांग्रेस, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बुआ भी भटक रही होती अगर हिंदू कोड बिल नहीं आया होता, मेरी दादी भटक रही होती, तब भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। और मुझे एक ऐसा मुद्दा कोई बता दे, ज्ञात इतिहास में, आजाद भारत नहीं है, आजाद भारत नहीं, ज्ञात इतिहास में भारत के या दुनिया के, जिसमें किसी एक इशू पर 100% लोग सहमत हुए हों, बता दीजिए। नहीं, आजादी में होनी चाहिए, अंग्रेज जाने चाहिए। रोहित बाबू, इस मुद्दे पर भी तो बंटवारा था, 90-10 का था, लेकिन 10 तो थे। वो राय बहादुर राय साहब लोग कौन थे जो शाम को पाइप पीते हुए निकलते थे रोल्स रॉयस में? वो कह रहे थे ये नंगे फकीरों को देने से कोई फायदा है क्या हिंदुस्तान? अंग्रेज ठीक है क्या? तो क्या हुआ, उनकी सुन लें, उनकी मान लेते। लेकिन हमने तो नंगे फकीर पर भरोसा किया, गांधी पर, और उसके पीछे खड़े हुए। हम तो राय बहादुरों के पीछे नहीं गए ना, आज भी नहीं जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो गई, लेकिन उसकी वो थ्योरी बदल गई जो कांग्रेस सपा बसपा को आती है। जब तक आप नई थ्योरी को डिकोड नहीं कर लेंगे, आप पुरानी से खेलेंगे और हर बार हाथ जलाएंगे, हर बार जलाएंगे। जितनी बार होम करेंगे आपका हाथ जलेगा। आप भारत के मन को नहीं समझ रहे। कॉमन सिविल कोड में सीधी आवाज आनी चाहिए, यस हम इसके पक्ष में हैं। जिनको विरोध करना होगा करेंगे, राजनीतिक दल काय को नेता बन रहे? क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, सिखों के, पारसियों के, बौद्धों के, सबके बदले ना, एक बार नहीं 50 बार बदले। यहां क्यों नहीं बदलेंगे? और आप लोग तो गजब कर दिए लोग, ऐसी राजनीति, ऐसे दबाव की राजनीति कि जो नियम इंडोनेशिया में नहीं लागू वो हिंदुस्तान में झोंके पड़े हो।
और लठ लिए घूम रहे हो। अरे दादा दादा, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है मुसलमान का, वहां तो लागू कराओ पहले जो चीज उन्होंने फेंक दी, कालबाधित बता दी, बोले इस समय इसकी जरूरत, ये उपयोगी नहीं। ताहिरा जी ने कुछ देशों के उदाहरण दिए ट्रिपल तलाक को लेके, क्यों? वहां कुरान नहीं भी समझ आती उनको। शफीकुर रहमान बर्क के ज्यादा बड़े इमाम हैं क्या कि बर्क साहब जो कहेंगे वही माना जाएगा, और काबा में जो कह रहे हैं इमाम साहब वो नहीं मानेंगे? भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा लालच है कि देश को समय ज्यादा नहीं लगाना पड़े। जवाहरलाल जी की एक चूक के चलते इतना समय लग गया, 7 दशक इंतजार कर लिया। अब एक साथ खड़े होइए। एक समान कानून कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो लोग मुसलमानों के लिए ये बार बार वकालत करते हैं, एक बहुत आखिरी बात कड़वी कह के जाऊंगा, खासतौर पर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, कि जो लोग आपके लिए लड़ते दिखते हैं आपको अखबार में, टीवी पे, जनसभाओं में, वो आपका सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। जो ये कहते हैं कि कौम इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं बदले जाएंगे, वो नहीं चाहते कि आप बदलती हुई दुनिया में आगे बढ़ें, वो नहीं चाहते। जो ये कह रहे थे ट्रिपल तलाक का कानून नहीं लाना चाहिए मोदी को, वो मुसलमान की आधी आबादी को पीछे ढकेल कर रखना चाहते थे। आरएसएस का मसला उतना चिंतनीय नहीं मेरे लिए मुसलमानों के संदर्भ में जितना यह मसला है। बराबर का मैदान दीजिए, अपनी काबिलियत साबित करेंगे लोग, लेकिन आप उनको उस दड़बे में बांध कर रखना चाहते हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां सांस नहीं। और एक बात कह के बात खत्म कर दूंगा, ताहिरा जी से कहूंगा कि बात छोटी है लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो उसको बड़े संदर्भ में सोचेंगे तो सारे संदर्भों में फिट बैठेगी कि जो मुस्लिम बस्तियां हैं ना आबादी की, क्या हम उनको चौड़ा नहीं कर पाए, उनके रास्तों को। क्या बात सिर्फ सड़क की नहीं है, आबादी के लिए भी रास्ता चौड़ा होना चाहिए, तो आबादी उस पर चलती है, तो दौड़ पाती है। हमारी कोशिश ये है गली और तंग हो जाए, और तंग हो जाए, सांस आना भी मुश्किल हो जाए, है ना? ये रास्ता ठीक नहीं, खुले में रखिए, खोलिए चीजों को। क्यों भाई, मुस्लिम आबादी जहां है वहां बहुत सघन बस्ती में क्यों रहे? क्योंकि शफीकुर रहमान वर्ग के लिए सुविधा है, उनको पता है भाई 4 पॉकेट है, इन्हीं वो यही वोट मैनेज करना, अपना जीत हार हो जाएगी। लेकिन आप लाखों लोगों को विकास की रोशनी से वंचित कर देते हैं। इसलिए मैंने आज ये विषय रखा, और मैं उम्मीद करता हूं लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं देश को एक कॉमन सिविल कोड मिले जल्दी। उसका पॉलिटिकल लाभ किसको मिलता है, नुकसान किसको होता है, ये 5 साल का खेल है, 5 साल बाद कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन वो सिविल कोड भारत के साथ चलेगा, वो भारत के माथे को दुनिया के सामने उजला करेगा। 2 साल से सीतापुर जेल में बंद, पहले तो पत्नी और बच्चा भी, बेटा भी था बंद, फिर वो लोग बाहर आए, लेकिन आजम खान 2 साल से बंद। बीच में कोविड आया, उसमें शारीरिक तौर पर बहुत समस्याएं पैदा हुई, लंबे समय तक मेदांता में संघर्ष किया, लखनऊ में, तब जाके प्राण बचा। कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी आजम खान की, उनके मुकदमे की तारीख भी आती थी तो कहीं छोटी सी खबर छप जाती थी अखबार के अंदर के पन्ने पर। अचानक से मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में एक बड़ा चेहरा कैसे बन गए, और क्यों बन गए? जेल के अंदर रहते हुए तो कोई ऐसा बड़ा काम उन्होंने किया नहीं, और जेल के बाहर वो आए नहीं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ इतना बदलाव हो गया देश में, उत्तर प्रदेश में।
ये लाख टके का सवाल है, लाख टके का। आपको लगता है कि ये चीजें आपको नुकसान देंगी? और खासतौर पर तब जब आजम खान और उनके करीबियों का जो इस वक्त का मिजाज है वो हॉस्टाइल है समाजवादी पार्टी के लिए। आशीष जी, राजनीति बड़ी विचित्र खेल है। जो लोग, जो राजनीतिक दल आजम खान की बुराई करते थकते नहीं थे कुछ महीनों पहले तक, आज उनको बहुत चिंता है। आप देखिए कि उनको बहुत चिंता है कि अखिलेश ने आजम खान के साथ क्या किया, क्या नहीं किया, आजम खान के साथ क्या हो रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे, बहुत से लोग ऐसे मिलने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी बुराई करते नहीं थकते थे। आज वो समाजवादी पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया। अब यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जब उनकी तबीयत खराब हुई, सबसे पहले मिलने उनसे अखिलेश यादव मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। उनके लिए जो भी वहां पे अरेंजमेंट्स करवाने थे उन्होंने वो पहल की। हर उस व्यक्ति की जिसकी तबीयत खराब होती है उस जेल में, वो मेदांता में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, आजम खान साहब को मिला। कहीं ना कहीं अखिलेश जी की पहल का असर हुआ। आजम खान और प्रमोद कृष्णम का रिश्ता पुराना है। शिवपाल, आजम खान, प्रमोद कृष्णन, इन तीनों का दोस्ताना पुराना है। तो स्वाभाविक है कांग्रेस ने कहा कि भाई महाराज जी आप जाओ और उधर जरा माहौल समझ के आओ क्या है। आपको भी अवसर दिख रहा है इसमें, आपदा में, नसीम खान साहब? नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से एक चीज कहना चाहूंगा कि आजम खान साहब जब जेल गए उसके बाद कोरोना प्रदेश के अंदर आया था, पूरे देश में, और जेलों में मिलाई बंद हुई। लेकिन जैसे ही कोरोना हटाया उसके बाद हमारे बहुत सारे प्रदेश स्तर के नेता चुनाव से पहले भी और अब चुनाव के बाद भी आजम खान साहब के परिवार से मिलते रहे। और जहां तक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात है, निश्चित रूप से आजम खान साहब का आचार्य साहब का बहुत पुराना रिश्ता है, तो इस वजह से शायद वो गए होंगे। कांग्रेस कभी आपदा में अवसर का रास्ते नहीं तलाशती। अनीता मिश्रा जी, मुलायम सिंह जी का जो परिवार है उसमें मुलायम सिंह को अगर अलग हटा दें तो बाद में जो उनके सदस्य हैं उस परिवार के राजनीतिक लोग, उनमें सबसे ज्यादा आजम खान की शिवपाल से पटती थी, ठीक। और दूसरे प्रमुख व्यक्ति थे रामगोपाल यादव, उनसे उनकी बनती नहीं थी, ना वो उनको पसंद करते थे ना वो उनको पसंद करते थे। वहां 36 का मामला था। क्या शिवपाल यादव को अब आजम खान में कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं कि भाई चलो हम और ये एक साथ आ जाएंगे तो नया एमवाई बनाएंगे, यादव मुसलमान, और फिर सपा की ईंट से ईंट बजाएंगे, जैसा अभी कल वो कह रहे थे शिवपाल जी कि अखिलेश यादव के लिए कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अनीता जी? जी देखिए, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि जिस काया में गर्व विराजे उसकी रंगत खो जाती है। तो यही है नई सपा और नई हवा। नई सपा ने बहुत अच्छी तरह ये नई हवा दिखाई है कि उनको किसी की भी जरूरत नहीं, वो एकला चलो से काम चलाएंगे और वो आई एम द ओनली वन मैन आर्मी। ये दिस इज द थ्योरी जिसपे कि सपा इस समय काम करती है। तो देखिए, और जहां तक आपने सवाल किया आजम खान साहब के साथ माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के संबंधों का, तो मैं आपसे एक मेरी प्रार्थना है कि उनका और दोनों का जो संबंध है उसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें, क्योंकि ये दोनों ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने जब कुआं खोदा जा रहा था समाजवादी पार्टी का, तो दोनों ने बहुत मेहनत, खून पसीना बहाया है 24 आवर्स, और ये दोनों लोगों ने मुलायम सिंह यादव के साथ दाहिने और बाएं हाथ की तरह काम किया है। तो उनका और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का जो संबंध है वो भाई भाई से बढ़ के कहीं बहुत ज्यादा है। अभी कोई भी ऐसा आदमी जो सपा के थोड़ा बहुत भी पलीता लगा सके आजम खान को लेके और वो कहे कि हमको सीतापुर जाना है, खट 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 सब व्यवस्था हो जाएगी, डीएमएसपी सब लाइनअप हो जाएंगे, सारा गेट खुलेगा जेल का, खट से अंदर, क्या बोले जाओ गुरु पलीता लगा के आओ, क्या कस के, चिंता नहीं करना, डीएम को स्टैंडिंग ऑर्डर है कि पलीता वाले लोग आए तो उनको तुरंत खजूर खिला के अंदर करो, क्या सीतापुर जेल में आजम साहब से मिलवाओ, नहीं। और ये गरीब जाते भी हैं आशीष चतुर्वेदी की पार्टी के, तो अव्वल तो प्रशासन धक्या रहा, क्या दरोगा डांट रहा, अब मान लो दरोगा से लड़बीर के विधायक सांसद चले भी जाएं तो आजम साहब नहीं मिल रहे। आप सब तरफ से आनंद ले रहे हो भैया, देखो राघवेंद्र बाबू।
5 उंगली घी में डाले हो राघवेंद्र जी? जी नहीं, देखिए अमिताभ जी ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये बात तो तो ऐसी है, सही काय को ये कोई धार्मिक मंच है, राजनीति में ये सब होता ही है, तो सब लोग मानो को हाँ भाई बात ऐसी है, हम खेल रहे हैं। नहीं, खेलने वाला विषय नहीं है, व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कोई जेल जाता है तो उसे मिलने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे कोई इतर नहीं है। आजम खान ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की 4 सरकारों में मलाई खाई, जिस तरीके से अपना कीर्ति स्तंभ बड़ा किया, जिस तरीके से 2 दर्जे के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार वो काम करते रहे, जग जाहिर है उन्होंने लगातार पूरा सत्ता का शोषण किया, मलाई खाई, ये बिल्कुल जग जाहिर है। किस तरीके से सरकारी अमला पूरा इनकी भैंस ढूंढने में लग जाता था किसी समय, किस तरीके से ये डीएम से चप्पल उठवाया करते थे, किस तरीके से महिलाओं को अपमानित करते थे, ये बातें हर आदमी जानता है। राजवीर बाबू एक बात बताऊं, ये सब बातें कहने में अच्छी है, उतनी ही सच हैं ये बातें, जैसे पंडित जी सत्यनारायण कथा में कहलाते हैं अंत में, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या ये न्यायिक व्यवस्था, ये सब बातें हम अच्छी चीजें जानते हैं, ठीक है। मौसम बदला, हवा में थोड़ी नमी बढ़ी, क्या, और 100 में 99 मामले में जमानत हो गई, 1 बचा है। क्या 2.5 साल से जुम्बिश नहीं हो रही थी, बकरी चोरी भी इतना बड़ा मुकदमा था कि 100 वकील खड़े होते थे, बोले नहीं, जो बकरी चुराई वही बकरी सबसे कीमती थी आज तक की विश्व में। क्या, और हमने देखा आजम खान को बकरी चुराते हुए खड़ा कर दिया एक आदमी, क्या उसकी आंखों मोतियाबिंद, लेकिन वो भी गवाही दे रहा। क्या अब सब भाग गए, सब कुछ नहीं, सब व्यवस्था, क्यों? क्योंकि मौसम में नमी आ गई, हवा में थोड़ा मॉइस्चर आ गया है। मित्र राघवेंद्र बाबू, आप जानते हैं पुराने आदमी हो, फिर आप ऐसी गोल गोल बात करते, गलत तो नहीं कह रहा भैया? और हमको हमारी भविष्यवाणी करने, हमारे मुंह से सुनना चाहते हो, ये ईद से को शायद 2 पहले ही आ जाएंगे, नहीं तो ईद के आसपास तो आ ही जाएंगे आजम खान। ये सब व्यवस्था तो हो गई ना, जो हमको पता तो आपको नहीं पता, किसको नहीं पता, बताओ भैया राघवेंद्र जी। और नहीं चाहे तो क्या रामपुर में, सीतापुर में बकरी बंद हो गई? अब नहीं है तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो सकता फिर? और बकरी तो चोरी का। राजनीति टेक्निकलिटीज का खेल नहीं है, राजनीति अवधारणाओं का खेल है, इट्स गेम ऑफ परसेप्शन, ये ध्यान रखिए। किसी ने कहा कि वो भाई ये फोटो है तुम्हारी, रामलाल शकुंतला की मांग भर रहे हैं। अब रामलाल बोले नहीं, वो तो यूं ही चकल्लस में फोटो खिंचाने के लिए भर दी थी मांग। नहीं, परसेप्शन दूसरा है भारत में। चकल्लस में मांग क्यों भर दी भाई? गले मिल रहे होते तहां तक चल जाता, खाना खा रहे होते वहां तक चल जाता, साथ सिनेमा देखने की भी चल जाती, मांग क्यों भर रहे थे? फिर मांग भरने को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता भारत में। जो बात आशीष कह रहे हैं वो टेक्निकली ठीक है। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में गवाहों के दस्तखत होते हैं राघवेंद्र बाबू, वो दस्तखत करने वाले किसी को नहीं जानते। क्या वो वहीं बैठे रहते, वो दिन भर दस्तखत ही करते, ठीक, लेकिन कोई रट्टा फंस जाएगा तो जेल हो जाएगी, उनको हो जाएगी ना, क्योंकि डिक्लेरेशन ऊपर है कि हम इनको क्रेता को जानते हैं, विक्रेता को जानते हैं, इनके बाबा चाचा मामा मौसा सबको जानते हैं। तब कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो यूं ही चकल्लस में दस्तखत कर दिए थे, नहीं जी। और तीसरी बात मैं कहूंगा, समाजवादी पार्टी अपना नुकसान अपनी वाणी से जा करती है ज्यादा, बाकी काम उतने ऐसे भी लठ मार हो, इतने ज्यादा वैसे ही ना भी हो चाहे स्थिति, लेकिन वाणी बड़ी कर्कश हो जाती उसकी। आपका और उनका, यानी आपके परिवार का, आपसे मेरा पार्टी नहीं, यादव फैमिली, उसके प्रति जो भी लॉयल यादव वोटर है वो आपकी इस बात से सहमत नहीं। वो अखिलेश यादव का भला चाहता है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं कि शिवपाल को गाली दो ना। हमसे लोग मिलते हैं,
इस बात से सहमत नहीं होते ना। कुशल राजनीतिक लोगों की पहचान होती है, वो ऐसे मुद्दों पर फिर करें चाहे कुछ, लेकिन बोलते बहुत विनम्र होके, क्योंकि देश है ये वाणी को कैप्चर करता भाई, और 20 साल फिर वो शब्द गूंजते हैं। जब आप ये कहोगे कि भाई उनकी औकात क्या है, एक सीट इसीलिए तो दी क्योंकि उनके बस का ही कुछ नहीं था, तो ये टाइटाबा, फरुखाबाद, कासगंज, गुरसाईगंज, हरदोई, शाहजहांपुर, अल्लाहपुर, जलालापुर, मोहम्मदाबाद, जो यादव है ना, जो आप लोगों की पैदाइश से पहले से जुड़ा रहा होगा, आपको पता है यूपी में यादव लीडरशिप कहां से चली थी? बाबू राजेंद्र सिंह के समय समझ लीजिए क्या, फिर उसमें तमाम लोग आते गए, उसमें दर्शन सिंह आए, उसमें लटूरी सिंह आए, उसमें बलराम यादव आए, कांग्रेस वाले बलराम सिंह यादव, लेकिन सबसे ज्यादा स्थायी तो मुलायम सिंह यादव को मिला और सबसे बड़े कद के नेता के रूप में स्टैब्लिश हुए। फिर वो पिछड़ों के नेता हो गए, फिर वो एमवाई के नेता हो गए, लगातार विस्तार होता गया। लेकिन आपका जो घरौआ वोटर है ना, कहीं भी जाकर पूछ लो, वो इस बात से सहमत नहीं ना कि ये भाषा ठीक नहीं। और दूसरी बात और भी है कि आजम खान, अगर आज मान लीजिए हम ये कहें कि भाई अगर हम पूर्व में अनीता मिश्रा को तमाम गुणों से विभूषित, विशेषणों से विभूषित कर चुके हो, तो आज मेरे इस कहने पर कौन भरोसा करेगा कि अनीता मिश्रा कौन है भाई, वो क्या है? आदमी हमको पुरानी बातें नहीं याद दिला देगा कि चाचा तब तो आप ये बोल रहे थे, अब ज्ञान दे रहे हो कि अनीता मिश्रा कौन है? आजम खान, महाराजपुर बॉर्डर है गाजियाबाद में, दिल्ली से गाजियाबाद के बीच का जो है ना, वहां से लेके और उत्तराखंड जहां शुरू हो जाता सहारनपुर के आखिरी टोल तक, आशीष वहां के मुख्यमंत्री रहते थे, चारों टर्म रहे, क्या संवैधानिक तौर पर नेताजी रहते थे, लेकिन न व्यवहारिक तौर पर यहां के मालिक मुख्तार मुलायम सिंह के रिजीम में आजमी खान होते थे। क्या जिसको कह दिया वो राज्यसभा में चला गया, जिसको कह दिया विधान परिषद, जिसको चाह एमएलए बना दिया, जिसको चाह प्रदूषण कल्याण बोर्ड में डाल दिया, जो चाह हुआ। तब ये कहना कि भाई वो क्या है, यहां से नुकसान होता है। और एक उदाहरण देता हूं, मेरे ख्याल से उससे बात समझ आ जाएगी, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे, उदाहरण देता हूं। कल्याण सिंह और भाजपा में संघर्ष हो गया, वाजपेयी जी का समय था, कल्याण सिंह अलग हो गए। राघवन जी की पार्टी में भी कुछ लोग आशीष चतुर्वेदी जैसे उत्साहित थे, उन्होंने कहा कल्याण सिंह क्या बेचते हैं, ये कोर वोट है पार्टी का जो विचारधारा पर अडिग है। अच्छा जी ठीक है जी, क्या उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, नतीजे आए तो हम और गोविंदाचार्य जी बैठे कागज पत्तर लेके, सुन लो आशीष बाबू, क्या 77 कितनी 77 सीटें ठोक के लिखत पढ़त में कल्याण सिंह ने हरवाई थी भाजपा को, क्या ठोक के लिखत पढ़त में, क्या उनकी पार्टी से तो 4 एमएलए जीते, लेकिन भाजपा जहां 2000 से हारी वहां उनकी पार्टी ने 2200 वोट लिया, क्या भाजपा का बैंड बजा दिया, और तब तक बजता रहा बैंड भाजपा का जब तक कल्याण सिंह दोबारा नहीं आ गया पार्टी में। भाजपा के हाथ में मेहंदी तभी लगी जब कल्याण सिंह दोबारा आ गए। राघवेंद्र जी गलत तो नहीं करा भैया, इनने सारे अस्त्र शस्त्र मंत्र जप तप सारी क्रियाएं कर ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्या ना ऐसी निराशा छा गई थी भाजपा में कि लोग कहते थे तज हुआ निज ग्रह गिरे जाऊ, लिखा न विधि वैदेह विवाहु, बंद करो दुकान यार, क्या होना जाना कुछ, क्या जब कल्याण सिंह आए तो फिर जीते। मसला ये नहीं कि आदमी खुद कितना जीत सकता है, क्या
अगर जिनको राजनीति का ये गणित नहीं समझ आता, वो लोग राजनीति के लिए मिसफिट हैं, वो कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो। मसला ये नहीं कि बोले यार नसीम खान क्या है, 3 बार चुनाव लड़े, एक बार 10,000 वोट मिला, एक बार 7,000, एक बार 6,000। लेकिन चाचा ये बोलने से पहले नसीम खान हम करें कुछ ना हो, आप एक बार 3,000 से हारे, एक बार 6,000 से हारे, एक बार 5,000 से हारे, उससे ज्यादा वोट नसीम खान को मिले, आपका तो काम लगा दिया ना। तो इनको गाड़ी में बैठा लेते तो कम से कम आप तो विधायक हो गए होते, इनको गाड़ी में बैठा लेते तो आप विधायक हो गए होते, ये सांसद हो गए होते। नहीं बैठाए तो भटक रहे। राजनीतिक गणित नहीं है 2-2-4, नो नो नॉट एट ऑल। ये 2-2-0 भी होती है और 2-2-200 भी हो जाती है। पीले गमछे की बात आई ओम प्रकाश राजभर जी की। जब पहली बार अमित भाई शाह ने ओम प्रकाश राजभर पर निगाह केंद्रित की, तब उनका कोई विधायक नहीं था, सुन लेना आशीष, और उनके पास सिर्फ 1.5% वोट था स्कैटर्ड। ठीक, 1.5% वोट कोई बहुत बड़ा भी नहीं होता, बट भाजपा क्यों जीतती है ये समझ लीजिए, और आप क्यों नहीं जीत पा रहे। इसलिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं, क्या स्वतंत्र देव नहीं, राघवेंद्र सिंह नहीं, नन अदर देन अमित भाई शाह ओम प्रकाश राजभर के गांव गए क्या, और वहां एक सभा की, इनके घर गए, नाश्ता किया और वहां पैक्ट अनाउंस किया। क्या बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत बड़ा नेता था, कहता ओम प्रकाश राजभर को क्या आप बेच रहे भाई 1.5% वोट पे, क्या खुद अपनी पार्टी यहां दे जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। राजनीति इससे होती है मित्र, और सब कुछ मुझे याद है, एक बार 25-30 साल पुरानी बात है, मुलायम सिंह जी ने से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी हमारी तो मान्यता ये है, हमारी सोच ये है, कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं। क्या, और आपकी सोच मुझे ये दिख रही, सब रूठ जाओ मेरे ठेंगे से, सब छूट जाओ मेरे ठेंगे से, तो करोगे क्या भैया, ठेंगा तो ठीक है। ये भाजपा से सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी, सपा को भी। अभी इनके बड़े से बड़े नेता को यह पता लग जाए कि भाई केला भट्टा में फलाना आदमी है जिसके कहने से 100 वोट मोबिलाइज होता है, क्या इनके शीर्ष लोग उस 100 वोट वाले व्यक्ति से संपर्क कर लेंगे। नसीम खान गलत तो नहीं कह रहा, आप लोग नहीं करोगे, आप लोग की नाक बड़ी है। आशीष भी कहेंगे मैं फोन नहीं लगाऊंगा, मैं भी कर्नल रहा सेना में, क्या गुड्डू पान वाले को बोल दे रहे हैं वो बात कर लेगा, क्या कांग्रेस कहेगी यार मैं जमींदारों की पार्टी हूं, इतने साल राज किया, साला मैं बात करूं जाके 100 वोट वाले से ना। लेकिन भाजपा में ये नहीं होगा, उनका बस चलेगा, वो जहाज भेज के बुलवा लेंगे जहां होंगे, और नहीं तो जब गाजियाबाद आएंगे तो सर्किट हाउस में बुला लेंगे। एक ही बार में हैसियत इतनी बढ़ जाएगी कि आदमी जे जे कर बम बम घूमेगा। मैंने देखा ऐसा उदाहरण, मुख्यमंत्री आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, इस टाइप राजनाथ सिंह है, इस टाइप का कोई बहुत बड़ा आदमी है अगर, और उसने बुला लिया किसी को, नॉन बीजेपी व्यक्ति को, तो उसका तो जलजला हो गया ना 10 जिलों में, नाम से पुकार भर दिया। आप चाचा मामा फूफा मौसा को भगाए दे रहे हो, और सबसे कह रहे हो कि इनकी कोई हैसियत नहीं, इनको इसीलिए हमने टिकट नहीं दी, इस सीटें नहीं दी। ठीक, ये मुझे लग रहा। और आजम खान, मैं नहीं कहता आजम खान बहुत क्रांति कर देंगे और 100 सीट जीत जाएंगे, कोई फॉर्मेशन बनाने, मैं इस टाइप के उसमें भी नहीं मानता। लेकिन हां, आपका जो 12% बढ़ा है बाबू, वो दांव पे लगा है, ये ध्यान रख लो। क्या, और सारी रंगबाजी भी वही 12% से आई है। क्या 12% माइनस कर दो तो सीटें भी 47 ही बचती हैं, क्या, और वोट भी पहले जैसा हो जाएगा।
ये 12% इसलिए आया कि राइट फ्रॉम द फॉर्मेशन, जब मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई तब से लेके अब इस पे अभी तक 17 के विधानसभा चुनाव तक यूपी में कभी 83% मुसलमानों ने वोट नहीं किया था सपा को, इस बार किया। इतना हेवी कंसोलिडेशन ऑफ वोट कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति को 2 और 2 4 की तरह से मत देखिए, और जब आप सफलता की ओर हो तब विनम्र होना चाहिए। अगर ये धारणा है राजनीति की, तो जब आप सफल नहीं हैं तब तो बहुत ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। कहा जाता है कि बिजली, पानी और सड़क, ये 3 चीज़ें भारत की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, और ख़ासतौर पर चुनावी राजनीति को। उत्तर प्रदेश में हर गर्मी बिजली का संकट, मेरे ख्याल से कोई पीढ़ी ऐसी नहीं होगी जो ये दावा कर पाए कि मैंने अपने जीवन काल में या मैंने उस सन में ऐसी गर्मी भी देखी उत्तर प्रदेश में जिसमें बिजली का संकट नहीं हुआ, हाहाकार नहीं हुआ, लोगों में आक्रोश रोष नहीं पनपा। और मजे की बात ये, समस्याएं भी वही वाली पुरानी पुरानी, वही तारों का टूटना, वही खेत जल जाना, किसान का नुकसान, फसल का नुकसान हो जाना, वही ट्रांसफार्मर का फुक से उड़ जाना, वही लोकल फॉल्ट के नाम पर लोड शेडिंग, कटौती, कागज में लिख के आ रहा है 4 घंटे की कटौती, जमीन पर हो रही है 8 घंटे की कटौती 10 घंटे की कटौती। ये दृश्य है, सरकार कोई रही हो। अब भी उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति क्या है इस वक्त? उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से बिजली के संकट से जूझ रहा है जी, और ये गलत विद्युत नीति के चलते आज इस द्वार पर आकर उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है, जहां पर आम जनता को बड़े पैमाने पर संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए साहब, परीक्षा का समय चल रहा है, अप्रैल महीने से गर्मी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। ऐसे में जिस तरीके से लापरवाही किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैंने आज तक अपने जीवन में इतनी बड़ी लापरवाही हमने नहीं देखा था। जब हमारे पास आप मेरी बात सुन, अरे भाई आप मेरी बात सुन लीजिए, आज के 20 साल पहले की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। इतने आरोप पर्याप्त हैं, अभी रुको थोड़ा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, जिन इलाकों से आपका संपर्क होगा या आपके पास सूचना आती होगी, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है बिजली की सप्लाई की? मैं ये जानना चाहती हूँ हमारे सरकार से कि जब स्थितियां होने वाली हैं, जबकि अपने देश में प्रति व्यक्ति जो यूनिट खर्च है प्रति व्यक्ति वो बहुत कम है बाकी देशों की तुलना में। अमिताभ सर आप जानते होंगे इस बात को कि हम बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। उसके बाद अगर प्रति व्यक्ति हम बाकी देशों की तुलना में कम खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास एक लाइन तो होनी चाहिए कि मार्च अप्रैल मई जून आने वाला है तो ये होना चाहिए। ठीक बात, हम बार बार ये कह के नहीं हट सकते हैं कि ये क्यों हुआ। अवधेश जी, अभी स्थिति क्या है बिजली की, सप्लाई की, पैदावार की, कोयला की, भट्टी की, इस सब की मिला के सो बताओ। देखिए सर, जहां तक सवाल है कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश को रोज लगभग 87,900 मीट्रिक टन कोयला चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो कोयला उपलब्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश को वो 61,309 मीट्रिक टन है। यानी कि केंद्र, अरे बाकी क्या हम अपने घर से लाएंगे? बाकी कोयला कहाँ से आएगा? हम लाएंगे क्या भैया? कहाँ से आएगा फिर बाकी कोयला? बिल्कुल आपने सही कहा अमिताभ जी, 30% कोयला जो कम हमको मिल रहा है डोमेस्टिक कोल, जो हमारा कोल खदानों से जो हमारा एग्रीमेंट है। और इसी बीच मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहूंगा कि सभी को पता था कि कोल खदानों से जो कोयला हमको मिलना चाहिए अगर सही मात्रा में नहीं मिल रहा था, इसका इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार ने 12 तारीख को सभी पूरे देश के ऊर्जा मंत्रालयों की एक बैठक बुलाते हैं, और बैठक बुलाने के बाद आर.के. सिंह की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश को कोयला की कमी होगी, इसलिए 18 तारीख तक उत्तर प्रदेश 2.25 मिलियन टन आयातित कोयला मतलब विदेशी कोयल की खरीद कर ले।
समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में एक कवि थे हमारे मित्र, उन्होंने 4 लाइनें लिखी थी, वो मुझे आज तक याद है। वो मैंने उस वक्त शो में कही थी, तो बाद में अखिलेश जी एक बार मिले तो उनको ये लाइनें याद थी। उन्होंने कहा आपने वो लाइनें सुनाई थी कि कल रात मुझे, ये काम बीजेपी ने ठीक किया, बाकी कमियां इन्होंने भी बहुत की है, वो भी बताऊंगा अभी। कल रात मुझे मेले में, सुधा मिश्रा, कल रात मुझे मेले में बिजली रानी मिली। मैंने पूछा बिजली कैसी हो? बिजली बोली मौज में हूं, आजकल कन्नौज में हूं। ठीक, वो लफड़ा खत्म हुआ, ये तो अच्छा है। दूसरा एक उदाहरण दे दूं, ये बीमारी एक तरफ की नहीं, जो अवधेश बता रहे वो एक पक्ष है, इसमें 100 पक्ष हैं। इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मल्टी ऑर्गन फेल्योर है इलेक्ट्रिक का उत्तर प्रदेश में। एक कोयला का रोना क्या रोए भैया? जो मायावती के समय में जो लोग बिजली के बनाने का फार्मूला लाते हैं, वही अखिलेश यादव के समय में लाते हैं, वही योगी आदित्यनाथ के समय में लाते हैं। ठीक, मुझसे नाम न लेवाइए क्या। और चश्मा भी एक ही है, एक ही दुकान से सब खरीदते हो, इधर शपथ ली उधर चश्मा आ गया। वो कहां है जो 18, 15, 17 एक ही दिन में लाए गए थे? दे दस्तखत, दे सील मोहर, खटाखट बोले ललितपुर में बनाएंगे, ये गुरसाहिबगंज में बनाएंगे, जलालाबाद में, ये फिरोजाबाद में, ये पडरौना में, कुछ न। मैं तो डर गया, मैंने सोचा इतनी बिजली ना बन जाए कि करंट लग जाए सबको। वो लगा वो जमीन के खेल में आए थे, वो जमीन लेके ठीक हो गया। मेरा चिंतन थोड़ा दूसरी तरह का है। एक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो ब्यूरोक्रेसी जो चीज़ें समझाने की कोशिश करती है उसको भी पढ़िए, लेकिन उसको क्रॉस चेक करिए जाके ननकू और रज्जाक के घर। जो लिखा है बाबुओं ने सही है कि नहीं, और फिर इतनी ताकत रखिए, वो तो खैर नहीं है, किसी में नहीं थी और किसी में होगी इस पर भी मुझे शक है। मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे, नरपुंगव। चंद्रशेखर जी का एक उदाहरण दूंगा, पांडे सुन लीजिएगा। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए, हालात बहुत खराब थे देश भर में, पता ही है, दंगे हो रहे थे। अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, बिमल जालान वित्त सचिव थे। बिमल जालान पहुंचे प्राइम मिनिस्टर से शिष्टाचार मुलाकात करने और देश की आर्थिक स्थिति बताने। सुन लीजिए पांडे जी, आपके काम की ज्यादा, बाकी लोग तो विपक्ष में हैं। ठीक, तो एक 3 पन्ने का नोट दिया। चंद्रशेखर जी हमारे मिजाज के आदमी थे, ये कहिए हम चंद्रशेखर के मिजाज के आदमी हैं। उन्होंने 2 पन्ने तो पलटे खटाखट, और तीसरे पन्ने पे आके जो ऑपरेटिव पार्ट था, लास्ट पैरा, ठीक, उस पर उन्होंने निगाह गड़ाई। उसमें जालान ने लिखा था कि देश की उसके फंड की स्थिति बहुत खराब है और 3 से 4 महीने ही भारत सरकार अपने कंसोलिडेटेड कोष से, राजकोष जिसको सरल भाषा में बोलते, उससे देश का खर्चा चला सकती है। क्या उसके बाद खर्चा नहीं चल पाएगा? अब आपको निर्णय करना है क्या। अब देखिए बलिया के उस आदमी ने क्या किया जो आप लोग कोई नहीं कर पाए, न मेहंदी साहब कर पाए, न सुधा जी की पार्टी इतने साल नहीं कर पाए, ना आप कर पाए। चंद्रशेखर ने कहा भाई जालान साहब, आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आप जाके अपने दफ्तर इस्तीफा भेज दो। क्या कोई मीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई मैराथन बैठक नहीं कि जिसमें 2-4 किलो काजू खप जाए। चंद्रशेखर ने ऐसा कोई लफड़ा नहीं पाला। क्या बोले जब देश की ये स्थिति हुई उस समय से, तब आप ही वित्त सचिव हो ना, तो जब आपके रहते ये स्थिति हो गई तो अब आप आगे रहने लायक तो नहीं हो, बाकी तो हम देख लेंगे, चलो जाओ। हटा दिया जालान को। क्या आप में वो साहस है कि आप बिजली विभाग के सबसे बड़े अधिकारी से कहे कि जो ये आप लाए हो प्रलाप पत्र बनाकर कि गर्मी बढ़ जाने से मांग बढ़ गई, बोले आप तो इस्तीफा दो पहले, फिर हम देख लेंगे, हम कृष्णमोहन पांडे को बना देंगे चेयरमैन, लेकिन आप जाओ, आपको नहीं रखेंगे। इतना साहस चाहिए मित्र, है ना। समस्याएं तब सुलझेंगी। भाषण तो मैंने अच्छे सुने इस देश में, नेताओं के बोलने की क्षमता पर कोई शक है क्या? अद्भुत ओरेटर लोग रहे, क्या क्या गजब बोले,
क्या सुन लो तो मन बाग बाग हो जाता था क्या। लेकिन एक बात कह दूं, बात थोड़ी कड़वी है, आप सब लोग रह लिए। उत्तर प्रदेश में दूसरा नोएडा नरेंद्र तिवारी के बाद कोई बसा पाया नहीं ना, न कांग्रेसी न गैर कांग्रेसी, कोई नहीं बसा पाया क्या। भाषण तो तिवारी जी से अच्छा भी दे सकते हो सब लोग, लेकिन बसा नहीं पाए ना। और उत्तर प्रदेश में काम करने वाले नेता, अभिनेता, अधिकारी, सबकी जान नोएडा में बसती है कि नहीं मेहंदी साहब, ये तो आप भी जानते हो क्या। अब बलिया में कौन रहना चाहता है, गाजीपुर पटरौना में कोई रहना चाहता है, भगवान का नाम लो। कोठी तो नोएडा में चाहिए है। मेम साहब शॉपिंग भी यहीं से करती हैं सबकी, बाली बच्चा भी यहीं पढ़ते, साली सलेज क्या। चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मनुवादी हो, चाहे कोई वादी हो, है ना। जितना मंत्री अपने घर नहीं जाते उससे ज्यादा नोएडा आते हैं, इसका मतलब नोएडा में कुछ तो है। तिवारी जी बना के गए, खैर वो विषय आज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अधिकारी ये प्रलाप करते हैं बाढ़ आ जाने के बाद कि हुजूर बरसात ज्यादा हो गई इसलिए बाढ़ आ गई, एक बार ऐसी मन कड़ा कर लीजिए मेरे कहने से, ये कहने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करा लीजिए क्या। और उससे कहिए चूंकि आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता क्या, इसलिए आपको इसी आरोप में गिरफ्तार कर ले रहे क्या, पद से भी हटा रहे। क्या संभव नहीं है, सारे पाप कट जाएंगे जनता के। और जो अप्रैल में आके ये बताने की कोशिश करे कि सर गर्मी पड़ रही है, असल में क्या, उसके साथ भी यही सलूक होना चाहिए, या उससे पूछा जाना चाहिए कि हे प्रभु, ज्ञानियों में अग्रणी वो वर्ष बताइए जब अप्रैल में बर्फ पड़ी हो। और आप लोग उनके साथ जब इतने सहज और मधुर हो जाते हैं, कहते हैं भाई साहब आपको मेरी कसम काजू लीजिए मीटिंग में, तो हमको लगता है कुछ मामला साठ गांठ का है क्या। मेहंदी भाई अभी कह रहे थे कि ये सरकार ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। मैं तो जीवन खुद देखे उतनी बातें बोलता हूं, बाकी नहीं। ठीक है, आरोप राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनको लगाना चाहिए। पूर्व की एक सरकार में एक निर्णय हुआ कभी, तो जब वो सरकार नहीं रही तो मैं बैठा था अनौपचारिक तौर पर, तो मैंने पूछा उस सरकार को चलाने वाले से कि भाई वो निर्णय कैसे हुआ, वो तो उसकी बड़ी आलोचना क्या। तो उन्होंने एक अधिकारी का नाम लिया, बोले मैं तो उनको जानता भी नहीं था, वो लाए थे उनको, तो मैंने कर दिया क्या। मेहंदी साहब अब नाम ना खुलवाइएगा, हैं, मेरी खामोशी से बहुतों की आबरू रह जाएगी क्या। सरकारें ऐसे ही चलती हैं मेरे दोस्त क्या। अब फिर एक अगर खरी बात कह के मैं विदा लूं, सुधा मिश्रा तो मंत्री है नहीं क्या, चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति भी नहीं मान लीजिए मंत्री बना, जिसने जीवन को पढ़ा हो, गांव देहात को क्या। कल तक जो आदमी बहुत सामान्य राजनीतिक घटनाओं में संलिप्त था, है, वो अचानक से हो जाए निवेश प्रोत्साहन विभाग का मंत्री क्या, तो उसकी समझ में क्या आएगा। सबसे बड़ी समस्या तो है कि अंग्रेजी में जो लिख के आए इसका क्या करें, किधर से पढ़ना शुरू करें, किधर से छोड़ें, क्या करेंगे। सच्ची बात है मालिक, बुरा मत मानना कोई क्या, क्योंकि आप तो बालपन से आंदोलन में हो, आपका विशेषज्ञता नहीं ना उसमें। अचानक से मान लिया जाता है कि जो मंत्री है वो सर्वज्ञ है क्या। अब जो 10वां पास मंत्री है
वो उच्च शिक्षा मंत्री हो जाए, वो क्या जानेगा? उसको तो कोई बताएगा ही नहीं, समझाएगा ही ना। ये भी बड़ी समस्या है मित्र, कड़वी है लेकिन है बात सच्ची। देश के एक बड़े पोर्टफोलियो देश का, जिसमें हिंदी में कुछ भी नहीं होता लगभग पांडे जी, उसमें एक खांटी हिंदी पृष्ठभूमि के नेता मंत्री हो गए क्या? मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनसे एक ही सवाल किया ऐसे ही, मैंने कहा भाई ये बताओ आप, यहां तो सब मामला गिटपिट चल रहा है और फाइल भी सब गिटपिट है, तो उन्होंने कहा हम चक्कर में नहीं पड़ते, हमने तो अधिकारी से कह दिया कि भैया फाइल के ऊपर एक सादा पन्ना लगाओ, उसमें हिंदी में एक पैराम लिख के लाओ, इसके अंदर टोटल मामला क्या है। क्या सच्चाई ये है? कितने लोगों को थर्मल पावर स्टेशन आनपारा नानपारा ये समझ आएगा है? घर के लिए कोयला लानी अलग बात है और यहां का कोयला समझना अलग बात है। ये अंगीठी थोड़ी जलानी घर में, बताइए भैया। कल तक भाजपा युवा मोर्चा लोहिया वाहिनी चला रहे थे, है सेवा दल, आज औद्योगिक विकास के मंत्री हो गए। मंत्रियों का भी क्रैश कोर्स होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए भारत में। मैंने बड़े बड़े निरीह मंत्री देखे बंद कमरे में, जो बाहर आके जोरदार बनते हैं ना क्या अधिकारियों के सामने कि भाई देखो चौबे जी चलाना आप ही को है, बस ये क्या ऐसा ध्यान रखना फंसू नहीं कहीं, क्या और फंसू नहीं, थोड़ा आप जानते हो राजनीतिक तौर पर खर्चे अर्चे, बाकी ठीक है चलाओ आप ही। मैंने देखा है, तो चलाएंगे तो ब्यूरोक्रेट ही। अच्छा सच्ची बात बताओ आप लोग, अगर मान लीजिए एक 71 की लड़ाई के हीरो हैं बाबा साहब, MS बाबा, अगर मैं नाम सही याद कर रहा हूं, बहुत बड़े योद्धा थे हमारे एयरफोर्स के। 71 की लड़ाई में अकेले चले गए पाकिस्तान जहाज लेके और वहां के 15-16 टैंक ध्वस्त करके वापस आ गए। मैं उनसे मिला पांडे जी एक बार, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री ये समस्या मालूम क्या है? क्या हमारे यहां आप युद्धक विमान खड़ा कर दो क्या, तो उसका मुंह किधर है पूंछ किधर है ये नहीं बता पाएंगे मंत्रालय चलाने वाले, जो रक्षा मंत्रालय चलाते हैं। क्या मैंने कहा, बाबा साहब ने कहा था क्या? क्यों? क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि दूसरी है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा ब्यूरोक्रेट चलाएं, लेकिन आपने लोक जीवन तो देखा है, आप ये क्यों कैसे मान लेते हैं उनकी बात? मैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नहीं, वो बने ही इसलिए है कि शासन चलाए, शासन तंत्र को व्यवस्थित करें। लेकिन ये तो तर्क नहीं माना जा सकता है कि अप्रैल में गर्मी पड़ रही है, अगस्त में पानी बरस रहा है, दिसंबर में सर्दी है। ऐसे तर्क देने वालों को तो कम से कम डासना भेजो जेल, एक थाली कंबल गेट पे दो और अंदर करो। मेरा ताल्लुक इतने से है, अब उतना समय बदल गया, जो पैसा देने को तैयार है मित्र, उसको तो पूरी बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने चंद्रमा पर झंडा गाड़ दिया, अरे बिजली तो मिले कम से कम भाई। जवाहरलाल जी के कोट से मैं बात समाप्त करूंगा, उन्होंने कहा था कि सारी चीजें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन अगर प्रगति करनी है तो बिजली इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि बिजली के बिना प्रगति संभव नहीं। प्लस गति, और गति आती है बिजली से, इसलिए बिजली पर ध्यान ज्यादा दीजिए। उत्तर प्रदेश में संवेदनशील स्थानों की बहुतायत है, कई तो जिले की जिले अति संवेदनशील हैं, और उस स्थिति परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि अदालत के एक आदेश को
इतने वर्षों बाद बिना किसी तकरार, हिंसा, धरना प्रदर्शन के उसका अनुपालन प्रदेश भर में करा दिया जाएगा। मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर हटाना या उनकी आवाज का जो वॉल्यूम है वो उतना सीमित कर देना जितना अदालत ने अनुमन्य किया, जितनी अदालत ने जितने की परमिशन दी, यानी केवल आप ही सुनो। धार्मिक स्थलों से माइक हटाने का काम बिल्कुल स्मूथली, बिना किसी टकराव के, बिना किसी हिंसा के, झड़प के, ऐसे जैसे पारा फिसलता है ऐसे संपन्न हो जाएगा। किसी ने सोचा था क्या? ठीक बात है, ऐसा नहीं है अमिताभ जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने तो इंदिरा गांधी जी का भी जमाना देखा है, उनके समय पर भी काम हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। जब शासक जो होता है ना, शासक की अगर विल पावर हो और उसके अंदर ईमानदारी छिपी हो और सबको, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको एक पैमाने से देखने का चश्मा लगा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर शासक कर सकता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वो ऐसा अभियान चलाने जा रही है, तो इसका मतलब है एक खास धर्म के धार्मिक स्थलों से माइक हटाना चाहती है और बाकी की आवाज और थोड़ा तेज कर देगी। लेकिन हुआ ऐसा कि जिस सबके उतरे, ये सबकी आवाज धीमी हुई, नपना एक रहा, पैमाना एक रहा। फजील अहमद साहब, देखिए, मैं रावत साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए जितना उन्होंने कहा, मैं हूबहू मैं वही बात बोलना चाहता हूँ जी। लेकिन ये बात बहुत सही है, योगी जी का ये दूसरा कार्यकाल है और अनुभव बढ़ा है उनका, काफी अनुभव बढ़ा है। पिछले कार्यकाल से इस कार्यकाल में अनुभव में जमीन आसमान का अंतर है, ये हम लोग भी महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। अगर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, कौन नहीं चाहता है कि प्रदेश की तरक्की हो, लोग खुशहाल हों, तरक्की करे, प्रदेश आगे बढ़े, समता मूलक समाज बने, जैसे सर्वधर्म समभाव की जो परिकल्पना है उससे हम लोग जिए। राजनीतिक दृष्टि से भी आपके लिए संगीन हो जाएगा, अभी भी संगीन है, फिर और संगीन हो जाएगा। भैया अभिषेक जी, देखिए अमिताभ जी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, प्रदेश में अगर कोई बढ़िया काम होगा तो सारा विपक्ष और सारे सभी वर्ग के लोग एक साथ खड़े होंगे और देश के लिए भी सेम यही पैटर्न आता है। अगर योगी जी ने कोई पहल की है और हम सभी विपक्षियों ने उनका साथ दिया है, इससे दो फायदे हैं। एक तो प्रदूषण कम होगा और कहीं पे कोई गुंजाइश न रहने पाए कि हिंदू मुस्लिम फसाद, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का एजेंडा सेट करके आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको धराशायी करके मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस जगह तक किसी विपक्ष ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, क्योंकि अगर वो पैमाने सेट बैठ रहे थे, कहीं पे आवाज कम होनी थी, कहीं पे उतारे जाने थे और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है, कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। समाजवादी पार्टी और अल्पसंख्यकों के बीच का रिश्ता क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये भविष्य का विषय है। लेकिन एक बात कल्याण सिंह जी ने मुझसे कही थी बहुत पहले, उन्होंने कहा था कि अब चाहे जाति हो चाहे धर्म हो, सबको सीधी भागीदारी चाहिए, मंच पर आसन चाहिए, वो दे सकते हैं तो वो साथ चलेंगे, अन्यथा नहीं। और ये नियम सब पर लागू है। मैं इस विषय पर आज बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, ये पासिंग रेफरेंस में आ गया। उनके सवाल अपने हैं, रामपुर वालों के, इटावा वालों के जवाब अपने हैं। वो कहते भाई गायत्री से मिलने गए तो आजम खान से मिलने क्यों नहीं आए, बहुत सारे झंझट है, छोड़िए। शिवपाल जी कह रहे भाई नेताजी धरने बैठते। अब ये सब चीजें मुस्लिम मन में चीज ऐसा डाल दी, लेकिन खैर मैं उस विषय में अभी आज नहीं ज्यादा जाना चाहता। मैं इस बात को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित करूंगा देश के सामने, प्रदेश के सामने। कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता
और तब ऐसा हो गया होता, ऐसी अभियान चल गया होता सफलतापूर्वक, तो भी शायद मैं बहुत बड़ी परिघटना नहीं मानता। बड़ी परिघटना तो मानता, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिघटना नहीं मानता। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और यह घटना घटी, यह अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो गया। अब ये नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, और लखनऊ की जिम्मेदारी है कि उसकी मॉनिटरिंग करे कि जो उतरे हैं दोबारा नहीं लग जाए, जिनकी आवाज धीमी हुई वो दोबारा आवाज बढ़ा ना ले, ठीक। लेकिन एक बड़ा बैरियर हटा, एक बड़ा पत्थर हटा रास्ते से, और अगर मुस्लिम मन से ये बात आ रही है कि नहीं योगी आदित्यनाथ ने दरवाजा खोला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। न केवल उत्तर प्रदेश, भारत की राजनीति के लिए बड़ी बात है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को लिख लीजिए। योगी जी का राजनीतिक उद्भव और विकास दूसरी धारा में हुआ है। मैं उनसे आज से परिचित नहीं, 25 वर्ष से परिचित हूं, और अगर यह स्थिति होए तब ये सूर्य के दूसरी दिशा में निकलने का संकेत है। बहुत बड़ी घटना है, इसलिए मैं इसका स्वागत कर रहा हूं। अब चीजें कम से कम और इस हद तक गई। मैं मुस्लिम समाज को भी धन्यवाद करता हूं, हिंदू समाज को भी धन्यवाद करता हूं, और इस हद तक गई कि कोई दखल नहीं दे पाया। ऐसा मैं नहीं मान सकता कि कोशिश ना हुई हो झगड़ा फसाद कराने की, हुई होगी। किसी ने गुलेल से पत्थर चलाने की कोशिश की होगी ना, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया प्रदेश भर में कोई। ये बड़ी बात है, इसलिए उत्तर प्रदेश भर को बधाई, वरना हम सोच ही नहीं सकते थे। या तो इनके बंद करा सकते थे या उनके बंद करा सकते थे, दोनों के बंद हो जाए ये तो कभी किसी सरकार में चिंतन ही नहीं रहा किसी का। जिसको जिस पर प्रेम आया उसने उसके चालू करा दिए, दूसरे के बंद करा देंगे। यही सिस्टम था यूपी की राजनीति का। ये सिस्टम बदल रहा है, ये बड़ी उपलब्धि है, इसका स्वागत होना चाहिए। ये मसला केवल लाउड स्पीकर का नहीं, हम और ज्यादा सभ्य हो रहे हैं, हम और ज्यादा सामाजिक हो रहे हैं, हम और ज्यादा बेहतर इंसान हो रहे हैं, ये उसकी भी गवाही है। ये उसकी भी गवाही है जो उत्तर प्रदेश ने देखी। और एक प्रसंग आया बार बार मुकदमे वापसी का, उस पर मुझे एक छेपक याद आ गया, वो कह के समाप्त कर दूंगा, समय कम है आज फजील भाई, आज समय कम है। नेताओं के मुकदमे, 20 सेकंड दे दीजिए बस। मैम अभी रुकिए। नेताओं के मुकदमे दूसरे मिजाज के होते हैं, होते भी जरूर है। अगर आप बड़े नेता बनेंगे तो मैं उस बनने के दौर में आप पर 150 मुकदमे लगेंगे, वो वापस भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट को ऐसी कभी टिप्पणी करनी पड़ी हो, अभिषेक भाई, जब सरकार ने प्रस्ताव भेजा बम विस्फोटों में शामिल लोगों के मुकदमे वापस लेने का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप, मुझे इस टिप्पणी याद है, मैंने उस पर एक शो किया था, उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि आपका क्या चाहते हैं, आपका बस चले तो आप इनको पद्मश्री देंगे क्या? ये आतंकवादी हैं, ये देश के द्रोही हैं, ये राजनीतिक मसले नहीं है, आप इनसे दूर रहिए। ये कह के सरकार की फाइल रिजेक्ट की गई थी। ये अंतर तो सीखना होगा हमको। एमएलए के खिलाफ मुकदमा है, एमपी के खिलाफ मुकदमा है, मंत्री मुख्यमंत्री, ठीक, जिला अध्यक्ष, फलाना अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ये सब बवाल ठीक है, लेकिन हमको ये तो अंतर करना होगा आतंकवादी और राजनीतिक जीव में। एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता। और ऐसी ही गलतियां राजनीतिक जीवन में जब होती हैं तो वो पार्टी के लिए नुकसान का कारण बनती हैं, अनंत काल तक उनका दृष्टांत लोग देते हैं।
इसलिए मैं कहता हूं सबको ख्याल रखना चाहिए, जो पहले सरकार में थे उनको भी, जो आज हैं वो भी, और जो कल आना चाहते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। कोई समस्या नहीं, एक चश्मा रखिए, कोशिश करिए चश्मा एक रहे। सरकार हमारे यहां माई बाप होती है। राजा को ईश्वर का रूप कहा जाता है, और ईश्वर के लिए रावत जी जानते हैं, हम लोगों ने शास्त्रों में कहा समदर्शी है नाम तिहारो। क्या दृष्टि एक होनी चाहिए, दो नपने नहीं चलेंगे, दो व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। एक व्यवस्था चली तो इस महान राज्य ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। ये देश भर के लिए एक संदेश है। महाराष्ट्र में ना वो लाउड स्पीकर हटा पा रहे सरकार वाले, और ना चालीसा वालों को रोक पा रहे। वहां लाउड स्पीकर अजान और चालीसा टकरा रही है? उत्तर प्रदेश में सब अपना अपना काम आराम से कर रहे हैं। यही खूबसूरती बनी रहे, मैं यही दुआ करूं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, सूत न कपास कोरी सन लठी लठा। न सूत है न कपास है, और खामोखा लठी चल रहा है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश के दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दलों के जो अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, उनकी हो गई। राष्ट्रपति की कुर्सी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी। आप बताओ, इन तीनों में कहीं कोई दूर दूर तक टॉर्च लगा के भी देखो, दूरबीन लगा के देखो, कहीं आपको कोई ऐसी संभावना दिखती है कि मायावती जी, अखिलेश जी या कोई हो, उस पर कहीं कोई मामला बन जाए? नहीं ना। केंद्र में आने की किसी की स्थिति नहीं अभी। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होगा 27 में। राष्ट्रपति के लिए दोनों के पास कुछ नहीं, बसपा के पास तो बिल्कुल भी नहीं। अखिलेश यादव जी के पास 111 तब भी विधायक है। लेकिन दोनों के बीच में वाक युद्ध किस बात पर चल रहा है कि राष्ट्रपति बनोगी कि नहीं बनोगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे राष्ट्रपति का पद तश्तरी में रख के और उसके ऊपर जरदोजी के काम वाला कवर डाल के लाया गया है कि भाई आपको तय कर लेना है कि नहीं, बस अब आप फैसला कर दो। देश की सबसे बड़ी कुर्सी जो है उन पर कैसी बातें हो रही हैं, बिल्कुल मस्खरी टाइप की। गौतम राणे जी जी बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया जी कि भारतीय राजनीति और खास तौर से उत्तर प्रदेश के परिदृश्य की राजनीति को इतना लाइट वेटेड बना दिया जाएगा, ये कल्पना भी नहीं किया गया था। जिस नेता को इतना भी एहसास नहीं हो कि उसके अंदर से, उसके नीचे से जनाधार पूरी तरह खिसक रहा है, तो परिणाम इसी तरह होता है। जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भाव देखना बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए काम भी किया जा रहा है? जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी की दुहाई दे करके 4-4 बार मुख्यमंत्री बने हों, वो दोनों कहा करते थे कि किसी काम की सफलता के लिए मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से प्रयास करना पड़ता है, और यहाँ सिर्फ वचन से प्रयास हो रहा है। लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीख चिल्ली की पैदावार फिर से बढ़ने लगी। कि मुझे कांशीराम जी के समय से इन पत्रकार के नाते इन लोगों को देखने समझने का मौका मिला, इसलिए। और केवल मायावती जी नहीं, वो सब पर लागू है, चाहे वो आनंद दुबे की पार्टी के लोग हों, चाहे मेहंदी साहब की पार्टी के लोग हों, चाहे किसी ये इनके जैनेंद्र के हों, कोई। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है, बहन जी ने कहा कि मैंने गरीबों, दलितों, हरिजन, मजलूम, जो भी ऐसे 10-5 उन्होंने विशेषण लगाए कि ऐसे लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए अपने जिंदगी में सारे ऐशो आराम, सुख सुविधाएं छोड़ दी हैं। लेकिन हमने उनका जो घर देखा, उसके बाद सुख सुविधा किसको बोलते हैं भैया? ये वक्त
ये हैसियत का ये जो वक्त है उसी में हम हैसियत भी शामिल कर लेते हैं। क्या कल आप हो जाएं उस लायक, अच्छी बात है, आज तो नहीं है, कहीं दूर दूर तक कुछ, कल क्या होगा मैं उस बेस में नहीं जाता। तो आज तो आज जैसे बात करो सब लोग, नहीं मेहंदी साहब जी। देखिए बहन जी का जो कल वो था प्रेस था, वो मैं देख रहा था, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मायावती जी इतनी बड़ी नेता, देश की नेता, उनका इस तरीके से कहना। अच्छा, हर किसी को पता है कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, किन स्थितियों में होता है, कितनी संख्या होती है, कितने वोट होते हैं, कितने उस वोट की कीमत होती है। मायावती जी ने कहा मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहती, मैं प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहता था अगर वो गठबंधन न तोड़ती हमसे। बहुजन समाज विचारधारा के लोग, डॉक्टर अंबेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों के लिए बेहतर अवसर था, हम तो मौका दे रहे थे, लेकिन वो गठबंधन तोड़ के चली गई बीजेपी के साथ, अप्रत्यक्ष गठबंधन किया बीजेपी के साथ। 150 सीट जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से उनका टिकट डिसाइड हुआ, बड़ा ये रहा कि बीजेपी के लोगों ने तो लाल झंडी दिखा दिया। बड़ा हृदय रखिए भाई, लोकतंत्र में बड़ा आदमी तभी बनेंगे। राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये है भारत में, नाक। लोकतंत्र में नाक नहीं चलती। जो झुक के माफी मांग सकता है वो बड़ा हो जाएगा। ये नाक का ही हाल है बहन जी का। वोट की कमी थोड़ी न थी, कहां खड़ी है? ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल जैसे नेता पैदा कर दिए बहन जी के गुरु ने। उस गुरु की शिष्य उत्तराधिकारी है भाई, आज कहां खड़ी है? ये ठसका ही तो ले डूबता है भैया। राजनीति में उससे बचना चाहिए मित्र। ये तो बड़े दिल वालों लोगों का खेल है। एक बात मुझे याद आती है, अटल जी चुनाव हारे मेहंदी साहब, तो स्वाभाविक है उस वक्त जनसंघ छोटी पार्टी थी और उनको कोई चंदा भी नहीं देता था, कुछ नहीं था। दीनदयाल जी ने कहा भाई अटल जी को लड़ाओ तो फिर नाम तो होगा कुछ ना कुछ। अब अटल जी, लोग बड़े दुखी, बोले हम लोग चुनाव हार गए, जनसंघ के लोग बोले। अटल जी ने कहा भाई इसमें दुखी होने की कौन सी बात है? जीत जाते तो हमको आश्चर्य होता क्या? सुनिए, वो कह रहे अगर जीत जाते तो आश्चर्य होता क्या? कि अच्छा हम लोग इतनी मेहनत कर चुके, इतना आगे निकल चुके। बोले भाई चलो जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं उनके पास चलते हैं क्या? और वहां रिक्शा बैठे, वहां पहुंच गए, बोले बधाई दी गले लग के, बोले भाई कंजूसी नहीं, लड्डू मंगवाओ क्या? जे हो गई। आप लोग पुराने हल्दी घाटी की अंदाज में क्यों रहते हो यार हर वक्त? बोले लाओ बर्छी कृपाण, हाथी मेरा सजाओ, घोड़ा मैं निकलूंगा। कुछ राणा प्रताप का युद्ध है क्या ये? नहीं ना। और मैं तो सबसे कहता भैया राजी खुशी ठीक से रहो, क्योंकि राजनीति इतनी फ्लक्चुएशन वाली चीज है, कब कौन कहां ज्वाइन कर ले तब क्या करिएगा? उतना रार मत ठानो किसी से जितने में व्यक्तिगत समस्या आ जाए। लोगों ने मुझसे कहा जब अखिलेश जी और मायावती जी में गठबंधन हुआ, सैकड़ों लोगों ने कहा भैया क्या करें, बड़ा घुटन हो गई, बर्बाद हो गए हैं। ये तो ससुर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाए थे क्या? अब इनके साथ चलना पड़ रहा है क्या? राजनीति है, चलना पड़ेगा। सैकड़ों लोगों ने कहा, सपा के भी बसपा के भी। और मुझे याद है बहन जी ने कहा है कि मैंने सारे आयशो आराम के वो छोड़ दिए, लेकिन अखिलेश जी जब बहन जी से मिलने गए थे इस पैक्ट से पहले उनके घर, तो वो मैंने तो पहली बार ही जाना कि उसकी भी आइसक्रीम आती है, सीताफल की आइसक्रीम कोई होती है, वो ले गए थे। बताया गया वो बहन जी को पसंद है। हम तो सीताफल की सब्जी जानते थे, अखिलेश जी विदेश में रहे तो वो उसकी आइसक्रीम भी जानते, तो वो ले गए थे। तो जब बहन जी के लिए अखिलेश जी सीताफल की आइसक्रीम ढूंढ के ले जा सकते हैं, तो आप लोग लड़ाई क्यों करो? क्या पता कल को क्या स्थिति बने, फिर एक हो जाए भैया।
इसलिए सौमनस्यता रखिए। वो एक टकराव की स्थिति बनी थी और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे दोनों अच्छे काबिल साथियों ने, मेहमानों ने इस मर्यादा को बहुत अच्छे से निभाया और उस क्लिप को रिकास्ट होने से पहले ही इस बात पर हामी भरी कि हाँ भाई हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम अगर हमारा परसेप्शन गलत होगा, हमारी समझ गलत होगी, हम कुछ गलत समझे होंगे तो हम खेद व्यक्त करेंगे। यही सबसे आदर्श स्थिति है और ये रहता है, इससे लोकतंत्र का मान बढ़ता है, व्यक्ति का मान बढ़ता है, संवाद का मान बढ़ता है। संवाद तो ऐसे ही होना चाहिए। और एक बात मैं आज के विषय पर कहूँगा, विषय भटक गया, मेरा अधिकार नहीं कि मैं सलाह दूं, लेकिन फिर भी पत्रकार दूल्हा नहीं बनता लेकिन बारातें बहुत करता है, इसलिए उसको अनुभव बहुत होता है। क्या नाना प्रकार के फूफाओं को देखता है वो बारातों में, तो जानता है फूफा कैसे रिएक्ट करेंगे, किस रंग का कपड़ा पहने तो क्या बवाल करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा मेहदी साहब से और अर्कवंशी से कि इन सब लफाजियों से कुछ नहीं होना, सिर्फ जमीन पर काम करिए। क्या और जमीन पर भी एक मेरा अपना तजुर्बा ये कहता, बाकी आप लोगों की पार्टी है, आप लोगों के पास अपनी चिंतन धारा है, जब भी कोई बड़ी बहुमत की सरकार आती है, मैं जब बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, तो समझदार विपक्षी नेता 6 महीने तक उस पर कोई हमला नहीं करता। क्या वो हमला जनता के पास पहुंच जाता है, ट्रांसफर होके वो पीछे हो जाती है सरकार, वो बाव लगते जनता के माथे पर लगती जाके, वो कहता कौन मारिस, बोले भैया ये मारे, बोले अच्छा अब की आने दो, प्रधानी में भी हराक भेजेंगे। मुझे याद है अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हुए, मैं राजनाथ सिंह का इंटरव्यू कर रहा था और इनको चीफ मिनिस्टर हुए महीने 2 महीने हुए थे, तो मैंने राजनाथ सिंह जी से कहा कि भाई एक सवाल, उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, मुलायम सिंह जी की दूसरी पीढ़ी सरकार में आई, ऐसा सब सवाल। उन्होंने कहा कि अमिताभ जी अब इस सवाल पर हमको मत लाइए, छोड़ दीजिए। अब बोले 6 महीने तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए ना, जनता का जनादेश आया है, बोले उसका सम्मान होना चाहिए। बताइए, ये बात राजनाथ सिंह ने मुझसे कही और यही मर्यादा है। अगर आप 350 सीट जीत के आई है और आप कहोगे जी देखिए प्रदेश फेल हो गया, फलाना हो गया, तो लोग उसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। क्या जयनंद बाबू समझ रहे हैं ना बात? ओम प्रकाश भाई बताइएगा, क्या ज्यादा वाचालता नुकसान करती है। और जनता मालिक है उसको, यार मेहदी साहब ये लगे तो कि उसने दंड दिया है, भाई मास्टर ने कहा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, क्या और आप खड़े हाथ ऊपर करके नहीं हो रहे और मास्टर को भी खरी खोटी सुना रहे हो, तो सजा बढ़ ही जाएगी ना। खड़े हो जाइए, हो सकता है थोड़ी देर बाद पसीज जाए और कहे कि चलो ठीक है जाओ। इसलिए जनादेश का सम्मान बहुत जरूरी होता। आपके लिए भी जनादेश है, सड़क पर जाइए, जनता के लिए संघर्ष करिए। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने और बिगाड़ने की स्थिति जनता ने आपको नहीं सौंपी, ये ध्यान रखिए। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।